हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है उड़ान भरने वालों के लिए आसमान तक छोटा लगता है। उड़ान भरने वालों के लिए आसमान तक छोटा लगता है और डरने वालों के लिए आसान भी मुश्किल लगता है। इसी लाइन के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इससे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम बंगाल में द्वैध शासन आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने कल पढ़ा अपनी पिछली वीडियो में कि जब इलाहाबाद की संधि हुई तो शाह आलम सेकेंड और नजमुद्दौला इन दोनों से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली और बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। तो उसी द्वैध शासन को जो बंगाल में लगा है उसी को आज हम पढ़ेंगे कि ये कब से कब तक चली और ये द्वैध शासन होता क्या है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, द्वैध शासन क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी तक 1765 से 1772 ईस्वी तक चला, 7 सालों तक। ठीक है। अब द्वैध शासन क्या होता है इसको हम देख लेते। जो जनता है उसके सामने कुछ और उसके पीछे कुछ और, मतलब सामने से कोई और शासन कर रहा है लेकिन पीछे से कंट्रोल किसी और का है। तो यही हम देखेंगे कि जो बंगाल है वहाँ पे जो प्रशासन है, जो बंगाल का प्रशासन है उसकी देख रेख, यानी कि जेल, पुलिस, न्याय, ये सब जो है इसकी देख रेख बंगाल के नवाब के हाथों में है। इस पे अधिकार उसी का है। लेकिन जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो रिवेन्यू कंट्रोल है, आर्थिक नियंत्रण है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। तो इसी को हम देख लेते हैं। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि जो बंगाल के नवाब है उसके पास तो उत्तराधिकार है, ठीक है, उसके पास ये सब अधिकार है, जेल, पुलिस, न्याय, लेकिन उसके पास पावर और शक्ति नहीं है। मतलब पावर नहीं है क्योंकि जो रिवेन्यू कंट्रोल है, आर्थिक नियंत्रण है, वो तो कंपनी के हाथों में है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। इस तरह पावर जो है कंपनी के हाथों में है, लेकिन उसके पास उत्तरदायित्व तो नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन है, जेल, पुलिस, न्याय, ये सब तो बंगाल के नवाब के अधिकार में है। तो इस तरह से उसके पास उत्तरदायित्व नहीं है। तो हर एक कंसेप्ट को आप ज़रूर ध्यान से एकदम बिल्कुल पढ़िएगा। अब इस तरह हम देखेंगे कि जो कंपनी है, जब रिवेन्यू कंट्रोल उसके हाथों में है और जो बंगाल के नवाब है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो बताइए आप ही कि जेल सुरक्षा कैसे होगी, जेल की सुरक्षा कैसे होगी। और पुलिस जो है उसको वेतन ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगी, और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। तो इस तरह कंपनी जो है वो मतलब लोगों से कह रही है कि आपका नवाब जो है, जो बंगाल का नवाब है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए चोरी हो रही है, व्यवस्था ठीक नहीं है। इस तरह कंपनी जो है बंगाल पे कब्जा करती जाती है। कंपनी का पॉलिटिकल पावर बढ़ गया, कंपनी का पॉलिटिकल पावर बढ़ गया इस तरह। और रिवेन्यू कंट्रोल, क्योंकि रिवेन्यू कंट्रोल जो है कंपनी के हाथों में है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी से लेके 1772 ईस्वी तक चला। और द्वैध शासन क्या होता है, तो लोगों के सामने बंगाल के नवाब का प्रशासन है, मतलब प्रशासन जो है, लोगों के सामने का प्रशासन जो है वो बंगाल के नवाब के हाथों में है, जो भी अधिकार है। और जो पीछे से कंट्रोल कर रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है, रिवेन्यू कंट्रोल वो कर रहा है।
ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बंगाल में द्वैध शासन जो लगा इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो राजनीतिक शक्ति बन गई है, जो कंपनी है वो राजनीतिक शक्ति बन गई है और इस तरह से बंगाल में सुनियोजित लूट प्रारंभ हो गई है। हमने पीछे ही बताया कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वहाँ से बंगाल की लूट प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वहाँ से बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि होती है और यहीं से बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है और यहीं से बंगाल में सुनियोजित लूट प्रारंभ हो जाती है। और ये तब तक चलती है जब तक बंगाल के जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेस हैं, जो इकोनॉमिकल सोर्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर लेती कंपनी, तब तक ये लूट चलती ही रहती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कंपनी ने 7 साल तक पता ही नहीं चलने दिया कि बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका है, कंट्रोल हो गया है। अब ये क्यों नहीं पता चलने दे रही है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि कंपनी जो है महत्वाकांक्षी है, ठीक है। अब महत्वाकांक्षी क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे कि जो लोकल पीपुल है, आम जनता जो है, अगर उनको पता चल जाएगा तो इसका विरोध करेंगी। और दूसरा कि यूरोपीय शक्तियाँ और जो हैं, यूरोपीय शक्तियाँ अगर उनको पता चल जाएगा तो वो भी इसको डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन इन सब कारणों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो तीसरा कारण है, कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी डर था, इसलिए वो छुपा रही थी कि मतलब कंट्रोल हमारे हाथों में है। अब यही बाद में उनको पता चल जाता है, जब कंपनी को पता चल जाता है तो वही आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। अब देखेंगे कि जब बंगाल में द्वैध शासन लगा है उसको के.एम. फड़िक्कर ने, ये पूछता है क्वेश्चन, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट को आप मिस मत करिएगा, किसी भी एक पॉइंट को आप मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से सुनें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। के.एम. फड़िक्कर ने कहा है जो बंगाल में द्वैध शासन लगा उसको के.एम. फड़िक्कर ने डाकुओं का राज कहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में जो द्वैध शासन है उसको लागू किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, वो भी 1765 ईस्वी में। और इसका समापन किसने किया, तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समापन किया इसका। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जब वारेन हेस्टिंग भारत आता है शासन के लिए, तो आपको पता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। तो जब ये शासन करने के लिए आया तो इतने बड़े राज्य को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को चलाने के लिए, तीनों पे शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो उसने ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से 10 लाख पाउंड जो है कर्ज लिया। तो उसने मांगा जब पैसा, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि तुम तो वहाँ ट्रेड करने गए हो, तो तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अब कंपनी, चूँकि वारेन हेस्टिंग जो है वो जवाब ही दे नहीं पा रहा था, फिर उसने बताया कि कंपनी ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया बंगाल पे। जैसे ही ये बात ब्रिटिश संसद को पता चलती है तो ईस्ट इंडिया के शासन में आंशिक हस्तक्षेप हो जाता है। इस तरह से जब इसी दौरान हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिव एक्ट आता है। इसके तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर जो नियंत्रण है वो 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा कर दिया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना राजनीतिक जो कंट्रोल है वो तो बनाए रखेगी ही, मतलब वो जो राज्य हैं उस पर कब्जा करेगी, लेकिन उस पे जो कंट्रोल रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल अब वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो जाएगा। जो वो चाहेगी
वही यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इस तरह से 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हो गया। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर किस रेगुलेटरी एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का कंट्रोल हो गया। तो ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं एक एक करके, और वो तो आती हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगती हैं। तो इस तरह से कर्नाटक पे विजय करती हैं, कर्नाटक पे कंट्रोल करती हैं, उसके बाद बंगाल पे कंट्रोल हो जाता है उनका। अब वो उनका कदम बढ़ता है मैसूर की तरफ, और मैसूर की तरफ वो अपना कदम क्यों बढ़ाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो मैसूर पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। तो इस तरह देखिए कि मैसूर यहाँ पे है, कर्नाटक है, इधर त्रावणकोर है। तो चलिए इसको देखते हैं। राइज ऑफ मैसूर, मैसूर का उदय कैसे हुआ। तो इसके क्रम में हम देखते हैं कि बैटल ऑफ तालीकोटा, जो तालीकोटा का युद्ध है वो 1765 ईस्वी में होता है। सॉरी, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 ईस्वी में होता है, जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन ग्रुप के बीच में होता है। दक्कन ग्रुप में कौन कौन है, अहमदनगर हैं, बीदर हैं, बरार हैं और गोलकुंडा हैं। इसमें जो दक्कन ग्रुप है वो जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य जो है वो हार जाता है। तो जब विजयनगर साम्राज्य हारता है, उसका विघटन होता है, तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इसी में नाम आता है मैसूर का। और मैसूर जो है उस पर वोडियार वंश का शासन था, और उसकी स्थापना किसने की, मैसूर की स्थापना किसने की, तो यदुराय वोडियार ने 1399 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बनता है कि मैसूर पे जो है कंट्रोल शासन किसका था, तो वोडियार वंश का था, और संस्थापक तो यदुराय वोडियार 1399 ईस्वी में। इसी क्रम में हम देखेंगे कि यहाँ का अंतिम राजा जो था वो चिक्का कृष्ण राज था, जो 1734 से 1761 ईस्वी तक था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 18 घंटे तो ये केवल डांस करता था। अब आप ही सोचिए, अगर कोई राजा जो है वो 24 घंटे में से 18 घंटे को डांस करता है, तो वो अपने प्रजा की देख रेख कैसे करेगा, अपने मतलब राज्य का प्रशासन कैसे चला सकता है। तो इस तरह से वो केवल नाम मात्र का शासक था, और वास्तविक शक्तियाँ जो है दो उसके मंत्री थे उनके हाथों में थी। एक नंदराज था, एक देवराज था। जो वित्त मंत्री था वो नंदराज था, और जो सेनापति था वो देवराज था। जो वित्त मंत्री नंदराज था उसी के तहत हैदर अली जो है सैनिक के रूप में कार्य करता था। फिर वो 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त हुआ। हैदर अली के बारे में यह है कि वो सैनिक के रूप में पहले काम किया, फिर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में फौजदार के पद पर काम किया। वहाँ की प्रशासन को देखते हुए, वहाँ के हालात, वहाँ की स्थिति को देखते हुए उसने 1761 ईस्वी में मैसूर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और इस तरह से 1761 में मैसूर पर नियंत्रण हो गया हैदर अली का। तो हम यही देखेंगे मैसूर के बारे में कि मैसूर मतलब मैसूर पे क्यों जो है अंग्रेज़ अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो यही हम देखेंगे कि मैसूर जो है तुंगभद्रा दोआ पर स्थित है। इस तरह से वो उपजाऊ भूमि है। और दूसरा देखेंगे कि वो सी एरिया है, वो सी एरिया है। चौथा है कि हस्तशिल्प उद्योग है। पांचवा है चंदन वृक्ष है, चंदन वृक्ष है। अब इस तरह से हम देखेंगे कि अत्यधिक लाभ वहीं होगा जहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन मजबूत होगी, क्योंकि ये सब सी एरिया हैं। इस तरह से यहाँ से व्यापार भी कर सकते हैं। यहाँ चंदन के वृक्ष हैं। चंदन के वृक्ष आपने देखी होगी मूवी पुष्पाराज वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे कि साउथ इंडिया का जो मैसूर है उसको लैंड ऑफ वेल्थ कहा जाता था, लैंड ऑफ वेल्थ कहा जाता था, जिस पे अंग्रेज सोचे कि इस पे कंट्रोल करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह हम देखेंगे हैदर अली के बारे में। जब हैदर अली मैसूर का शासक बना तो उसने सैन्य सुधार किए, ठीक है।
जब हैदर अली मैसूर का शासक बना तो उसने 3 बड़े काम किए। क्या? तो सैन्य सुधार किया, आर्थिक सुधार किया और धार्मिक सुधार किया। आप हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये किसी को नहीं पता है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट है आपके लिए। धार्मिक सुधार उसने क्या किया कि चामुंडेश्वरी देवी की मंदिर को उसने दान दिया। मतलब चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर था, उसके लिए उसने दान दिया और उसने सिक्के शिव, विष्णु और पार्वती के चलाए। प्रथम शासक जिसने धार्मिक सुधार किया। हैदर अली जो है पहला ऐसा शासक था जिसने धार्मिक सुधार किया। उसने क्या किया? चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए दान दिया और शिव, विष्णु, पार्वती के सिक्के चलवाए। ये सब किया तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को जो अंग्रेज़ है वो इग्नोर कर रहे थे। हैदर अली ने एक काम किया कि डिंडीगुल में, जहाँ का वो फौजदार था, वहाँ पे उसने गन पाउडर की फैक्ट्री बना डाली, बारूद की फैक्ट्री। तो जब ऐसा उसने किया तो ब्रिटिश जो हैं वो सचेत हो गए और वो हैदर अली के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करने लगे। अंग्रेज़ जो हैं हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि हैदराबाद के निज़ाम और मराठा शक्ति जो है उन दोनों को ब्रिटिश ने मिला लिया और यह बात हैदर अली को पता चल जाती है। आप क्रम को ध्यान रखिएगा कि हैदर अली जो है सेनापति सैनिक था। पहले तो हैदर अली सैनिक था, उसके बाद वो डिंडीगुल का फौजदार बना। उसके बाद वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, वहाँ का माहौल कैसा है इसको देखते हुए उसने 1761 ईस्वी में कैसे वहाँ का जो कंट्रोल है, मैसूर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और फिर हम देखते हैं कि उसने सैन्य सुधार किया, धार्मिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया। धार्मिक सुधार में उसने शिव, पार्वती और विष्णु के सिक्के चलवाएँ और चामुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसके लिए उसने दान दिया। फिर उसने डिंडीगुल में, जहाँ का वो फौजदार था, वहाँ पे उसने गन फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब इससे जो अंग्रेज़ हैं वो अलर्ट हो गए हैं, सचेत हो गए हैं। इस क्रम में वो क्या कर रहे हैं कि अब हैदर अली के विरुद्ध वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं षड्यंत्र में कि जो हैदराबाद के निज़ाम है और जो मराठा शक्ति है उन दोनों को ब्रिटिश ने मिला लिया और यह बात जो है हैदर अली को पता चल जाती है। हैदर अली ने क्या किया कि वो निज़ाम और मराठों को बुलाया और बोला, ब्रिटिश तुमको जितना दे रहे हैं, मतलब कुछ पैसा तो दे रहे होंगे, तो तुमको जितना दे रहे हैं ब्रिटिश, निज़ाम और मराठों से कहा हैदर अली ने कि जितना ब्रिटिश तुमको दे रहे हैं उसका मैं 10% एक्स्ट्रा दूंगा। तो इस तरह हैदर अली का गठबंधन हो जाता है, हैदर अली, निज़ाम और मराठा शक्ति। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। ये तो हमारी पृष्ठभूमि हो चुकी क्यों यहाँ षड्यंत्र करता है, अंग्रेज़ षड्यंत्र करते हैं तो उसको पता चल जाता है हैदर अली को। तो हैदर अली जो है तीनों शक्तियों को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुमको 10% एक्स्ट्रा दूंगा, जितना अंग्रेज़ दे रहे हैं उसका मैं 10% एक्स्ट्रा दूंगा। तो इस तरह इन तीनों का गठबंधन हो जाता है। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ। इसमें क्या हुआ कि हैदर अली जो था वो बुरी तरह पराजित किया अंग्रेज़ों को। इसमें हैदर अली की विजय होती है और अंग्रेज़ जो है हार जाते हैं। और ये युद्ध कब से कब तक चला इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1767 से लेके 1739 ईस्वी तक, 1767 1769 ईस्वी तक। और मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है 1769 में। और इसके बाद 11 साल तक अंग्रेज़ जो हैं मतलब शांति बनाए रखें, मतलब कोई युद्ध नहीं हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें ताकि हम और भी मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।